हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आ चुके हैं नए वीडियो के साथ में द मेडिकल मेंटर के साथ में सर से मिलने। एक नया वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं हम नई धारा के बारे में और नया नया वीडियो, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। आज एक ऐसा टॉपिक लेके हम आए हैं सर के पास में जो हर किसी और हर व्यक्ति को देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से बिलोंग करता है, उसको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हम जो वीडियो लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो सर का आप इंट्रोडक्शन लेंगे सर का, उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं एडवोकेट गणपत तेनीवार मंदसौर प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट वकालत करता हूँ। जी सर, सर का नाम है एडवोकेट गणपत तेनीवार सर है। सर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और अभी हाल फिलहाल में सर मंदसौर में प्रैक्टिस करते हैं, मंदसौर कोर्ट में। अब हम सर से क्वेश्चन लेके आते हैं जो हर लोगों का क्वेश्चन रहता है, सभी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। कल हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या यूथ को संविधान पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हमने वीडियो बनाया था। सर उस वीडियो से आपको क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या आप बताइए उसके बारे में थोड़ा और। कल जो आप जो प्रश्न पूछे थे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें ऐसा लगा कि हम जो भूल गए थे, लेकिन जब ऐसा कोई ऐसी बात इवेंट्स आती, घटना आती है, ऐसा कोई प्रश्न आता है तो हमारी जो है याद ताजा हो जाती। बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल हमने जो वीडियो बनाया था यूथ को क्या संविधान पढ़ना चाहिए, आज उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ज्यादा चलता है। क्या सर एससी एसटी एक्ट होता क्या है, इसके बारे में हम सर से पूरी डिटेल में पूछेंगे। सर एससी एसटी एक्ट होता क्या है? महेश जी बहुत बढ़िया, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एससी एसटी एक्ट आपने पूछा क्या होता है। एससी एसटी एक्ट ये होता है कि जैसे अपन देखते हैं कि किसी का मर्डर हो जाता है। जी सर। तो अभी तक जो है आईपीसी भारतीय दंड संहिता के तहत पुलिस अपराध कायमी करती 302 धारा में। जी सर। अभी उसी को नया कानून बना दिया गया है, भारतीय एनएसएस बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जी सर। और भारतीय दंड संहिता को बीएनएस बना दिया। जी सर। भारतीय न्याय संहिता। जी सर। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता उसको बीएनएसएस कर दिया, आईपीसी को बीएनएस कर दिया है। जी सर। अब हुआ क्या कि ये भी एक प्रकार से जो देश आजाद होने के पश्चात या उससे पहले से भी जिस प्रकार से जो शोषित, वंचित, गरीब, असहाय, जो अपने शिक्षा से वंचित थे, बहुत सारे हक अधिकार के बारे में वंचित थे, तो उन लोगों के साथ में जो घटना होती थी जिसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह, राजीव गांधी के समय 1989 में एक एक्ट बना था। एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो एक सांसद भी थे फूलन देवी, उनके साथ भी ऐसी घटना हुई थी। इससे बहुत सारी ऐसी घटना हुई जिसके पश्चात शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल कास्ट एंड जो इस प्रकार से प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 में एक्ट बना था। जी सर। उसमें जितने भी एक्ट बने थे, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है, जी सर, तो संबंधित थाने, हर थाने में एक विशेष स्पेशल थाना रहता था, विशेष थाना। उस थाने में उस पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया जाता है, अपनी घटना बताए पर उस जो आरोपी रहते हैं, जो घटना कारित करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होती थी। जी सर। और अपनी पूरी बात बताना पड़ती, किस प्रकार आपके साथ घटना हुई, क्या क्या आप उसकी पहचान बताना पड़ती कि हाँ मेरे साथ ऐसी घटना हुई, इस फैक्ट का आधार भी आधार हमारे साथ घटना हुई। तो संबंधित थाना प्रभारी जो विशेष थाना रहता है, हर थाने में विशेष थाना अभी भी मौजूद है, उन थानों में एससी एसटी के व्यक्ति के साथ में घटना होने पर उनके जो आरोपी विरुद्ध अपराध दर्ज होता था। जी सर। तो एससी एसटी एक्ट जो घटना किस प्रकार की, वो देखा जाएगा कि आपको आपके साथ क्या घटना हुई, क्या गंदा मैला डोरा पानी जो पिलाया गया, या घृणात्मक कार्य किया गया, या ऐसा कोई हेडपंप पे पानी भरने पर इस प्रकार का जो कृत्य किया गया, गंदा पानी डाल दिया गया, ऐसी कोई सार्वजनिक स्थान पर अगर किसी एससी एसटी के व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित की गई हो, तो उस घटना से सार्वजनिक स्थान पर अपमानित महसूस होने पर, जाति सूचक गाली गलौज करने पर विशेष थाने में एफआईआर दर्ज की जाती थी और उसकी संबंधित थाना प्रभारी अनुसंधान जांच करने के पश्चात तत्काल एफआईआर होती थी। जी सर। और उस समय ऐसी घटना प्रथम दृष्टि लगती हाँ वास्तव में घटना है, तो अपराध दर्ज होता था। और अपराध दर्ज होने के पश्चात में आरोपी को अरेस्ट किया जाता था। और आज से करीब 10-12 जो है साल पहले तत्काल एससी एसटी के एक्ट से इतना डर था कि कोई अपराध करने से जो है डर रहता था, लेकिन अब
उस कानून को शिथिल कर दिया। पहले जैसे ही अपराध दर्ज होते ही जो है न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी जो रहता था, जेएमएफसी बोलते हैं, उसमें पेश होते थे, उसको पावर नहीं था। शीर्ष न्यायालय जेएमएफसी महोदय को पालन राइट्स नहीं था, तो सेशन कोर्ट में ही पावर था। तो एक दिन के लिए निश्चित अंदर जाना पड़ता था, वो भी डर था। और उस प्रकार से अभी वर्तमान में जो विशेष थाने को शिथिल कर दिया गया, उनको सारे हक अधिकार छीन लिए गए, नाम मात्र के थाने विशेष थाने रह गए हैं। और अभी जहां अपराध कारित होता है, संबंधित थाने वालों को सारे हक अधिकार दे दिए गए। उन्हीं के द्वारा अपराध की जो है कायमी करके चालान सबमिट करके पेश कर दिया जाता, और सेम डे बेल हो जाती बहुत सारे अपराधों के केसेस में। जी सर, हम देखना आता है जैसे इस एक्ट में घटना होने पर घृणात्मक कार्य, जाति से अपमानित करना, सार्वजनिक सभी के सामने इस प्रकार जो घटना होने पर जो एक्ट बना, आवश्यकता महसूस इस कारण से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में यह अधिनियम पारित हुआ था। जी सर। दूसरा क्वेश्चन हम लेके आ चुके हैं सर के पास में कि कौन सी स्थिति में SC ST एक्ट लगाया जाता है? कौन सी स्थिति में, जब जहां पे बहुत सारे बोलते हैं कि हमें इस नाम से बोल दिया, इस नाम से बोल दिया, तो उसमें कौन सी स्थिति में SC ST एक्ट लगाया जाता है सर? जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बहुत सारे जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो गरीब असहाय हर प्रकार से अपने अधिकारों अनभिज्ञ लोगों के साथ में जो है जबरन उसको बलात्श्रम कराना, कुछ पैसे देकर उसे ब्याज पे ब्याज जोड़कर इस प्रकार शोषण करना, या ऐसा कोई जो है गंभीर अपराध कारित करना, जो उसको प्रथम जैसे मानवता के विरुद्ध कार्य करते हैं, या इस प्रकार जो घटना होने पर उनके विरुद्ध SC ST कायमी कराई जाती है। और जैसे अपराध की कायमी पुष्टि होने पर जैसे FIR होती है 25% उसको पीड़ित को राहत राशि शासन द्वारा भी मिलती है। हाँ सर, कितनी राशि मिलती है? 25%। मतलब हर प्रकार की परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि हर अपराध किस प्रकार का है। जैसे किसी का मर्डर हुआ है तो 25% उसमें भी 2.5 लाख 3.5 लाख का करीब राशि मिलती है। 8 साढ़े 8 लाख का मतलब 75,000 1 लाख से 8 साढ़े 8 लाख तक की राशि मिलती है। अपराध की गंभीरता, घटना या तथ्य के आधार पर उसको कारित होने पर मिलता है। FIR होने पर 25% मिलती है, चालान सबमिट होने पर, चार्जशीट जो लगने पर, उसके पश्चात सजा होने पर और मिलती है। लेकिन कुछ कुछ थानों में कार्य अच्छे होते तो उनको पीड़ित को राहत राशि जल्दी मिल जाती। कुछ थानों में अभी भी 1-1, 2-2, 3-3 साल से जो पीड़ित को राहत राशि बकाया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत सारे अभी भी जानकारी के अभाव में SC ST थाने में नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पर अपराध की कोई कायमी नहीं होती, संबंधित थाने वालों को अधिकार दे दिया गया। जी सर। इसके अलावा सर तीसरा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि बहुत सारे SC ST एक्ट लगाते हैं और उनसे डरते भी हो, डरना भी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि झूठा SC ST एक्ट लगाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है सर? किसी के ऊपर अगर झूठा SC ST एक्ट लग जाता है तो उसके ऊपर, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है सर? देखिए महेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हम देखने में आता है कि बहुत सी बार जो है शिक्षा का अभाव में वास्तव में उनके साथ जो घटना होती है, में उनके कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के मुख में अखाद्य घृणात्मक पदार्थ रख देते हैं और उनको खाने पीने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे पेशाब पिलाया जाता है। इस प्रकार जो बहुत सारे जो मल मूत्र शव वगैरह अन्य घृणात्मक इकट्ठा करने के लिए उनको जबरन इस प्रकार जो है वो कूड़ा उठाना, हमारे पशुओं को घृणात्मक पदार्थ जैसे घृणात्मक कार्य करवाए जाते हैं। तो ऐसे कार्य करने पर बहुत सी बार वो अपने साथ जो अपराध होते हैं, अपने साथ जो शोषण होता है, उनकी कायमी नहीं करा पाते। और बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कुछ चंद लाभ के लिए किसी के भड़का में आकर झूठी FIR भी करवा देते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। तो उन लोगों का अगर कोई ऐसा साबित हो जाता है कि इसने झूठी FIR करवाई है, तो उनके शासन द्वारा उनके खिलाफ भी कायमी होती है। 1 साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, उनके खिलाफ फरियादी के लिए कायमी होती है। जी सर, है ना। तो ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए समान है। और रही बात अभी कुछ आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से या राजनीतिक जो है कुछ स्वार्थ के लिए कुछ लोग इस प्रकार की जो SC ST के विरुद्ध इसको काला कानून भी बोलते हैं और इसको घृणा की दृष्टि देखते, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने जहां तक महसूस किया कि
भारत देश में जितने भी कानून है सब भारतीय संविधान के अंतर्गत ही संचालित होते हैं। कोई भी कानून खराब नहीं है, सभी को पालन करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है। जी सर। और समस्त अधिवक्ताओं को भी, और समस्त जजेस को भी, और समस्त भारतीयों को भी। लेकिन क्या कारण है कि कुछ कानून के विरुद्ध इस प्रकार का जो असंवैधानिक वक्तव्य देते हैं, कृत्य करते हैं, और उनको जो है आए दिन ज्ञापन देते हैं। कहीं ना कहीं ये एक जो कुंठित मानसिकता है, जैसे कि ये बताते हैं कि एससी एसटी के जो है उसमें जो है दुष्प्रचार करते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार 302 मर्डर, जी सर, या जो कहो कि किसी के साथ में जो असहनीय या कहो कि शोषण होता हो, छेड़छाड़ होता हो, तो क्या इनकी कभी कभी सहमति से भी अपराध होते हैं। जो छेड़छाड़ वाले मामले या कंसेंट, जो पति पत्नी जो रिलेशन रहता है उस टाइप से कोई अवैध रिलेशन जो रहते हैं, तो कोई देख लेता है तो कायमी कराने पर इस प्रकार के जो झूठे भी कभी कभी कायमी करा देते हैं, या किसी दुश्मनी वश किसी जमीन को ले किसी बात को लेकर कायमी करा देते हैं। तो झूठा अपराध तो हर धाराओं में संभव है। जी सर। हर धाराओं को मिसयूज हो सकता है। उसी प्रकार से कभी कभार कोई इसी सेक्शन जैसे एसटी धाराओं में सेक्शन होती थे, तो कारण क्या है कि कुछ लोगों के साथ जो घटना होती है उन लोगों को कायमी कराने पर और उन पर किसी न किसी पर राजनीतिक दृष्टि से या उस गांव का कोई जो है ब्याज से पैसे देता है, उसकी मजदूरी पाता है, तो उसको पटेल रहता है या वो कोई अच्छा वजनदार व्यक्ति रहता है, तो दबाव में आके फरियादी दबाव बनवा के समझौता करवा लेते हैं। तो उसका प्रभाव ऊपर तक जाता है कि इस प्रकार की जो कायमी कराई, और ये इसमें सजा नहीं हुई, मतलब इस प्रकार के एससी एसटी लोग झूठे कायमी कराते हैं। बाकी ऐसा नहीं है। यदि मैं आपको कहूँ, आप यदि किसी को मर्डर नहीं करते हो, किसी की छेड़छाड़ नहीं करते हो, तो क्या आपके खिलाफ एफआईआर होती है या किसी के खिलाफ होती है क्या? किसी को किसी धारा से डर है क्या? नहीं है। उसी प्रकार से एक कानून बना हुआ है कि एससी एसटी के लोगों के साथ में, कम पढ़े लिखे हैं, असहाय हैं, गरीब है, अगर इन लोगों के साथ में कभी घटना होती है, कानून बना हुआ है। जी सर। तो जो पात्र हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है, डीएसपी लेवल का व्यक्ति रहता है, अनुसंधान करता है, बिल्कायदा बिल्कुल व्यवस्थित रूप से होता है, विधिवत रूप से होता है और सही होता है। बहुत कम, न के बराबर ऐसी कायमी ड्यूटी कोई होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। और उस प्रकार से उनको जो है किसी धाराओं से किसी को इस प्रकार जो कृत्य वो गलत है, और धारा सब अच्छी है, सबको सम्मान करना चाहिए। और धाराओं से तो किसी का होना ही नहीं। जब आप अपराध नहीं करते हो तो ऐसी धाराओं के इस प्रकार का आपको बोलने का अधिकार भी नहीं काला कानून। जी सर। तो कानून जो संविधान के अंतर्गत ही संवैधानिक दायरे में सभी थाने, सभी अधिवक्ता, सभी न्यायालय, सभी संवैधानिक दायरे में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो इस प्रकार ये कहना वो गलत है, और एससी एसटी की जो है बिल्कुल विधिवत रूप से एक्ट बनना हुआ, सबको पालन करना चाहिए। जी सर, जी सर। ये सर ने बताया कि एससी एसटी एक्ट वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो लगाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है कि सर, चौथा क्वेश्चन ये है कि क्या कई बार सोशल मीडिया पे हमने देखा है वीडियो पोस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो पोस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट रहते हैं, उन पे लोग पोस्ट करते हैं वीडियो को। इसके अलावा उन पे भी लोग कमेंट करते हैं, गलत गलत लोग कमेंट करते हैं, कोई मतलब कि जाति सूचक शब्दों से लोग कमेंट करते हैं। क्या सर उनके ऊपर भी ये एक्ट लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। जी सर। मैं तो यह कहूंगी जो कम पढ़े लिखे हैं, कम बुद्धि के हैं, या नॉलेज के अभाव में सोशल मीडिया पे बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना परखे कुछ तो भी कमेंट करते रहते हैं, तो उनके तहत भी इस प्रकार की कायमी होती है। 66 आईटी एक्ट, 67 आईटी एक्ट सूचना अधिकार के तहत होती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ भी कायमी होती है। और बीएनएस, अभी जो नया एक्ट बना बीएनएस है, तो बीएनएस के तहत भी पुलिस कायमी करती है। और कई बार ये भी देखने में आता है कि मतलब ये तो सोशल मीडिया में कमेंट्स करते ही हैं। जी जी सर, है ना। तो इस प्रकार जो है कई बार ऐसा देखने में आता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति भी अपने जैसे कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड है, उसमें अपने मोहल्ले का नाम हरिजन शब्द लिखा हुआ, हरिजन मोहल्ला। जी सर। तो मेरे पास भी जब कई बार कोई काम के लिए आता है तो उनका आधार कार्ड की जरूरत लगती है, तो उसमें हरिजन मोहल्ला लिखा था। पढ़े लिखे लोगों के साथ में कि भैया क्या है, तो बोला गया वो पहले का लिखा हुआ, तो अमेंडमेंट कराने चाहिए, संशोधन भी नहीं करवाते। तो हरिजन शब्द, मेरा कहने का आशय ये है कि कुछ लोग स्पेशली इस नाम को
जानबूझकर देश आजाद होने के पश्चात इस शब्द का बहुत ही घोर विरोध हुआ और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस हरिजन शब्द को असंवैधानिक करार दिया गया। 2008 में मंजू सिंह वर्सेस ओंकार सिंह अहलूवालिया एक सुप्रीम कोर्ट में जो अमेंडमेंट रूलिंग भी है, रेफरेंस है, उसमें स्पष्ट जो है निर्देश दिया है कि कोई भी हरिजन शब्दों का उपयोग नहीं करे। जी सर। और केरल सरकार ने 2008 में पूर्ण से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी करी कि कुछ स्वर्ण मानसिकता के लोग पुलिस प्रशासन में या यूं कहो कि अन्य जो राजनीतिक स्तर पे या अन्य जगह भी इस प्रकार के जो है हरिजन शब्दों का यूज करते हैं, जो गलत है, असंवैधानिक शब्द है। यदि इस प्रकार को जानबूझ के आशय पूर्वक इंटेंशन पूर्वक इस हरिजन शब्द का उपयोग करता है, किसी जाति विशेष को अगर टारगेट करके यूज करता है, उसके खिलाफ संबंधित थाने एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। जी सर। अब हमने अब जान लिया कि एससी एसटी एक्ट होता क्या है। 5वां क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है और जो हर लोगों को याद रहना चाहिए कि थाने के अंदर जो एससी एसटी वर्ग के जो व्यक्ति रहते हैं, थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, तो सर पीड़ित को क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया है, ये बहुत सारी चीजें अनुभवी के रहते हैं। जी सर। एससी एसटी एक्ट में सारी चीजें दे रखी है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 अत्याचार अधिनियम है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना होती हो, जाति सूचक अपमानित होता हो या घृणात्मक कार्य करवाया जाता हो या जबरन बलात्श्रम कराया जाता है, तो बहुत सारी घटना होती है घृणात्मक कार्य ऐसे घटना है, वो संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाता है और वहाँ के लोक सेवक या भारत सरकार अधिकारी जो भी रहता है, अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसकी एफआईआर नहीं रहती, जानबूझ के टालमटोल करते हैं। जी सर। और उसको टालने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार थाना प्रभारी के विरुद्ध भी जो भी संबंधित व्यक्ति रहता है उसके विरुद्ध भी धारा 4 सेक्शन एससी एसटी एक्ट 4 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 6 महीने 1 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी है। जी सर। और इसके अतिरिक्त जो पुरानी जो धारा थी आईपीसी 166 और बीएनएस की धारा 104, बीएनएस की धारा 4 के तहत भारत सरकार की कार्रवाई हो सकती है। बस शर्त उसको अपने अधिकारियों को जानकारी होना चाहिए कि भाई हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। जी सर। तो उच्च अधिकारी को कायमी एसपी साहब को आवेदन देकर कार्रवाई करवा सकते हैं। जी सर। और वहां भी सुनवाई नहीं हो तो न्यायालय के माध्यम से अपराध दर्ज करवा सकते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई। जी सर। और सर कई बार ये देखा गया है कि नहीं, जैसे कि किसी के पास में अगर इतना पैसा नहीं हुआ, कोई आया है उनके पास में इतना पैसा नहीं हुआ कि वो एफआईआर वहां कोर्ट में वकील कर सके, तो क्या सर उनको गवर्नमेंट वकील मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। शासन द्वारा समय समय पर बहुत सारी योजना चलाते हैं। जी सर। और ऑनलाइन भी चलाते हैं, ऑनलाइन अगर घर बैठे भी अपनी बात रख सकते हैं। जी सर। और इसके अतिरिक्त जो हर न्यायालय में विधिक सहायता बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई, उसमें सारे जो एडीजे जिला सत्र न्यायाधीश रहते हैं। जी जिला सत्र न्यायाधीश और उनके अधीनस्थ और कर्मचारी क्लर्क वगैरह रहते हैं, वहां पर उनको विधिक सहायता की तरफ से अधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं। और अभी डिफेंस लॉयर वगैरह भी अभी 2 साल से नियुक्त किए गए हैं, तो वहां से भी अगर पैसा नहीं हो तो आपको पैसा भी नहीं लगेगा और वहाँ विधिक सहायता के माध्यम से आपको अधिवक्ता नियुक्त कराए जाते हैं और आपको न्याय बिल्कुल मिलेगा। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये वीडियो हमारा आज का हमने बताया था कि एससी एसटी एक्ट हमने पूरा डिटेल में समझाया है। आप एक बार YouTube पे जाके ये वीडियो जरूर देखिए। इसके अंदर हमने पूरे डिटेल में क्या एससी एसटी एक्ट क्यों लगता है, इसके अलावा जो लगाते हैं उनके ऊपर कोई गलत तरीके से लगाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। ये पूरा वीडियो हमने डिटेल में हमारे यूट्यूब चैनल द मेडिकल मेंटर पे डाला है, आप एक बार जाके जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, धन्यवाद।